जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, इस आशा के साथ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और जी हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आज जो कहानी क्राइम की मैं आपके सामने लाया हूँ, इस क्राइम की कहानी को सुनकर ये मेरा दावा है, शायद ही आप लोगों ने इस क्राइम की कहानी के बारे में पहले सुना हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं दोस्तों, 10 नहीं दोस्तों, पूरे 100 बच्चों का कत्ल किया। आज मैं आपको 100 बच्चों के उस सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया था। जी हाँ दोस्तों, बात दरअसल पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान में लाहौर से। दरअसल होता क्या है, एक दफा एक इंसान, एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस से कहता है कि मैंने 100 बच्चे मार दिए, आप मुझे गिरफ्तार करो। अब ऐसे आप सोच के देखिए, कोई जाके कहे कि मैंने 100 बच्चे मार दीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लो, पुलिस भी एक साथ हैरान हो जाएगी। पुलिस ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उसको भगाया। तो उसने कहा मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए और मेरे पास सबूत भी है। बंदा सीरियस था, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को समझा ही नहीं, उसको सीधा सीधा भगा दिया वहां से। और कुछ समय तक फिर वो नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक अखबार आता है, जंग। तो कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति एक लेटर लिखता है, लिखित में, पुलिस को और उस जंग न्यूज़पेपर के एडिटर को। तो दोनों तरफ लेटर जाता है, पुलिस के पास भी लेटर जाता है। तो पुलिस वाले फिर उस लेटर को देख करके खास ध्यान नहीं देते और हल्के में ले जाते हैं बात। लेकिन जंग जो न्यूज़पेपर का एडिटर था, जब उसने वो लेटर पढ़ा तो उसको ऐसे लगा कि कुछ ना कुछ तो बात है। तो उसने जांच करने के लिए जो एड्रेस उस लेटर में दिया हुआ था, और साथ साथ ये भी लिखा हुआ था लेटर में कि अगर आपने मुझे पकड़ा नहीं तो मैं रावी नदी में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। अब उस एडिटर ने रिपोर्टर से बोला कि आप जाइए वहां पर और देखकर आइए कि वहां माजरा है क्या, बात है क्या। तो एक रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर होता है, वो वहां जाता है और वो क्या देखता है कि वहां पर एक सुनसान जगह थी, उसमें इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था। कोई भी दीवार ऐसी नहीं थी जहां पर खून नहीं था। एक उसे लोहे की चेन दिखाई देती है वहां पर, और 2 ड्रम दिखाई देते हैं, और 2 बड़े बड़े बोरे जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले वो बोरे देखता है, बोरों को काटता है, और जब बोरों को खोलता है तो उसके अंदर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। दूसरे बोरे को खोलता है, उसमें भी कपड़े छोटे बड़े इस तरह के कपड़े उसके अंदर भर रखे थे। तब तक उसकी समझ में नहीं आता कि बच्चे कहाँ हैं। तभी वो जब खड़ा होता है तो उसकी नजर उन दोनों जो ड्रम भरे हुए थे उन पर जाती है। तो जैसे जैसे वो पैदल जा रहा था, वैसे वैसे उसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी, और जैसे ही उसने ड्रम में झांका तो कहते हैं उसको वॉमिटिंग हो गई वहीं। उसने बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े जो ऑलमोस्ट गल चुके थे, हड्डियां दिखने लग गई थी, उसमें देखे, क्योंकि वो जो दोनों टैंक, दोनों जो ड्रम थे, उनमें तेजाब भरा हुआ था। ये देख करके रिपोर्टर बिल्कुल सहम गया और भाग के सीधा निकला वहां से और सीधा अपने एडिटर को बताया। उसके बाद खबर फैलनी तय थी, समाचारों में ये बात आई। तो फिर पुलिस हरकत में आई। पुलिस को अपनी बात पर पछतावा भी हुआ कि भाई वो आदमी उस दिन आया था, अगर हम उसे पकड़ ही लेते तो कितना अच्छा होता। उसके बाद उस बंदे का कोई पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं पाकिस्तान में किसी आदमी को ढूंढने के लिए आज तक का पहला सर्च ऑपरेशन हुआ। कहते हैं कि रावी नदी के कई किलोमीटर तक के हिस्से को गहराई तक सर्च किया गया था कि उसकी डेड बॉडी मिल जाए, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिली नहीं। उसके बाद पुलिस ने चारों तरफ अपने हरकत मचा दी, लेकिन वो बंदा कहीं मिलके दिया नहीं। लेकिन लेटर लिखने के 25 दिन बाद
बेसिकली उसने वो जो लेटर लिखा था वो लिखा था लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1999 में, और लगभग 25 दिन बाद 30 दिसंबर 1999 एक बंदा जंग न्यूज़पेपर के दफ्तर में एंटर करता है और पूछता है वहां लोगों से कि भाई एडिटर साहब कहाँ हैं। तो बताते हैं कि ऊपर ऑफिस में बैठे हुए हैं। बाकायदा ऊपर ऑफिस में जाता है, एडिटर से हाथ मिलाता है और हाथ मिला करके कहता है, सर मैं जावेद इकबाल हूं और मैं ही वो शख्स हूं जिसने आपको लेटर लिखा था। मैंने ही उन 100 बच्चों को मारा है। ये सुनते ही एडिटर के हाथ पैर फूल जाते हैं। एक बार तो उसको समझ में नहीं आता करे क्या। तो जावेद इकबाल खुद उससे कहता है कि सर आप मेरा इंटरव्यू लीजिए और मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा और बाद में आप बेशक से मुझे पकड़वा देना, लेकिन कोशिश करिएगा कि मुझे आप आर्मी के हाथ में दो। मैं पाकिस्तान की पुलिस के हाथ में नहीं जाना चाहता। अब जो नजदीकी आर्मी कैंप होता है, एडिटर जो चीफ एडिटर होते हैं वो उनको कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं और काफी कुछ वो इंटरव्यू में बता देता है। तो जब वो इंटरव्यू फिनिश करने वाला था, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तभी वहां लगभग 20 जवान आर्मी के वो पहुंच जाते हैं। तो 20 जवान आर्मी के जब वहां पहुंच जाते हैं तो वो तुरंत उसे वहां से कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसे आर्मी कैंप में ले जाते हैं और वहां पर उससे पूछताछ करते हैं अपनी पूरी जो उनको करनी थी, और उसके बाद फिर उसे पाकिस्तान की पुलिस को सौंप देते हैं। अब पाकिस्तान की पुलिस के पास वो पहुंच जाता है। इसी बीच जो उसने इंटरव्यू दिया था उस एडिटर को, वो इंटरव्यू बाकायदा रिटर्न में अखबारों में आता है। और वो इंटरव्यू था क्या, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। तो इंटरव्यू में वो इसने ये बताया कि जब एडिटर ने उससे पूछा कि भाई तुमने वो 100 बच्चे मार क्यों दिए, तो उसका कहना यह था कि सर ऐसा था कि जब मैं छोटा था 17 साल की एज में, एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझ पर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हरकत करने का इल्जाम लगाया और परिवार से मैं अच्छा था, मेरे परिवार में बहुत हमारे पास पैसा था, अच्छी पॉश कॉलोनी में हम रहते हैं लाहौर के एक इलाके में, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया उस कांड के कारण। मैंने खूब कहा ये मैंने नहीं किया, लेकिन मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। जेल में जब डाल दिया मुझे, तो पहले तो मैं काफी निराश रहा। इसी बीच मेरी माँ मुझसे मिलने जेल में आती थी। मैं अपनी माँ से बोलता था कि माँ मैंने ये काम नहीं किया है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। तो आखिरकार कुछ हफ्ते बाद मेरी माँ का देहांत हो गया, और जब मेरी माँ का देहांत हो गया, जब मुझे ये खबर मिली, तो मैंने ये ठान लिया कि मैं जब तक पाकिस्तान की 100 माँओं को रुला नहीं दूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक दुकान खोली जिसमें छोटे बच्चों को वीडियो गेम खिलाते हैं। मैं देखना चाहता था बच्चों की हरकतें कैसी होती हैं, कैसे इनको उलझाया जा सकता है, कैसे इनको पकड़ा जा सकता है। तो मैंने देखा कि वीडियो गेम में भीड़ आने लग गई। अब भीड़ जब आने लग गई तो मुझे अपना शिकार ढूंढना होता था। तो मैं क्या करता था, एक 100 का नोट उसी भीड़ में डाल देता था, और जो बच्चा उस 100 के नोट को उठाता था मैं उसे तुरंत पकड़ लेता। तुरंत पकड़ने के बाद वो शर्मिंदा होता, और मैं जब उसको ढूंढता तो मुझे 100 का नोट मिल जाता, तो मैं उसे दूसरे कमरे में ले जाता। वहां पर उसके साथ मैं कुछ हरकतें करता, उसे तंग करता, फिजूल फिजूल हरकतें उसके साथ करता, लेकिन मुझे मारने का मौका नहीं मिल रहा था वहां, क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी। ऊपर से कुछ माँ बाप लोग भी बड़े परेशान होने लग गए थे जब उनके बच्चे ज्यादा टाइम मेरे वीडियो गेम की शॉप में आने लग गए। तो आखिरकार मुझे वो वीडियो गेम का जो दुकान था वो बंद करना पड़ा। इसके बाद मैं सोचने लग गया कि और ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। उसके बाद मैंने एक एक्वेरियम जिसमें मछलियां होती हैं रंग बिरंगी, एक्वेरियम खोला, एक बड़ा एक्वेरियम, और उस एक्वेरियम में मैंने रंग बिरंगी मछली और कछुए, इस तरह के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको उसमें डाल। वहां भी बच्चों की भीड़ लगने लग गई, लेकिन मैंने उसके रेट कम रखे और कई बार एक दिन फ्री भी रखा। तो मैंने देखा कि जब मेरा दिन फ्री होता था तो बहुत से बच्चे जो गरीब थे वो लोग उसे देखने आते थे।
तो मुझे मौका मिला तो मैंने सबसे पहले बहलाना फुसलाना शुरू किया। एक बच्चा सबसे पहले मैंने लिया और उसको दूर एक खंडर में, उस कमरे में एक मैंने बना रखा था अपना, वहां ले गया। सबसे पहले मैंने उसकी गर्दन घोटी, एक लोहे की चेन से उसको मैं गर्दन घोटता था। उसके बाद उस बच्चे के टुकड़े करता था। टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को मैं इस तेजाब के ड्रम में डालता था और बचा कुचा जो बच्चे का हिस्सा बचता था उसे मैं रावी नदी में फेंक देता था। तो जब पहला मैंने ऐसे कांड किया, उसके बाद मैंने कुछ दिनों देखा कि क्या खबर आती है, लेकिन कोई खबर आई नहीं। तो मैं समझ गया कि शायद गरीब बच्चों को और यतीम बच्चों को जिनके माँ बाप ना हो, या कुछ बच्चे चोरी करके या इधर उधर से भाग के जो आ गए थे, मैंने पहले ऐसे बच्चों पर अपना शिकंजा कसा और धीरे धीरे ये तादाद बढ़ने लगी। और बाकायदा मैंने एक नोटबुक बनाई, क्योंकि मुझे केवल 100 ही बच्चे मारने थे। मैं बाकायदा बच्चे का नाम, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, उसका एड्रेस और बाकायदा उसका नंबर, उसका सीरियल नंबर भी लिखा करता था। तो जब मेरा सीरियल नंबर लगभग 50 तक पहुंच गया था, तब तक मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। और अब मैं लगभग 2-3 दिन इस तरह के बच्चे अंदर बुलाने लगा, उनको काटने लगा। मेरे साथ 4 लोग और थे। तो जिस दिन हमने 100वां अपना कत्ल किया, उस दिन मैंने वो नोटबुक बंद कर दी। मैं चाहता तो 500 बच्चे मार सकता था और मुझे कोई माई का लाल नहीं पकड़ सकता था। ये तो मैं खुद आया हूं आपके पास अपना सरेंडर करने, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता था। तो जब मैंने 100 कत्ल कर लिए बच्चों के, तो मैंने वो नोटबुक बंद करके रख ली अपने पास। और अब उसके बाद मैं सीधा आपके पास आ ही गया। तो ये कहानी उसने उस एडिटर को बताई जिसने उसको छापा था अखबार में। तो जावेद इकबाल को मैंने कहा पुलिस कस्टडी में रखा गया। उसके बाद फिर उस पर चार्जशीट हुई उसकी, फिर केस हुआ। तो पुलिस को यह भी बताया 500 बच्चे मार सकता था। और मैंने लास्ट के 10 बच्चों के सबूत के लिए कुछ अपने पास हिस्से भी रखे हुए हैं उस तेजाब के उसमें ड्रम में, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि मैंने उन्हें मारा है, वरना कोई सबूत ही नहीं मिलेगा पुलिस को। ये उसने कहा। तो फिर बाद में उसको पुलिस ने, आपको पता ही है, पकड़ ही लिया। वो मैंने पहले आपको बता दिया। और पुलिस पकड़ के उसे जेल में रखा। एक जेल है, आप लोगों ने सुनी होगी, एक कोट लखपत जेल है, जिसका किस्सा हमारी नजर में तब आया था जब सबरजीत, हमारा एक कैदी जासूस कह लीजिए या किसी कारणवश उसको पकड़ लिया था, उसको वहीं कोट लखपत जेल में रखा था। वो वहीं मर गया था। बहुत ही बदनाम जेल है। वहां पर इस बंदे को रखा गया और वहां पर इसको लोग अक्सर पीट देते थे, मार देते थे वहां पर। तो इसको फिर अलग से एक कोठरी में रखा गया। लेकिन जुर्म इतना संगीन था इसका कि जल्दी से जल्दी उस पर अमल होना जरूरी था। तो आखिरकार वो घड़ी आ गई। एक जज थे वहां, अल्लाह बख्श। उस दौरान जज अल्लाह बख्श, क्योंकि हर बच्चे का केस था, 100 केस थे अलग अलग। हर केस में जब भी उनके सामने वो फाइल खुलती, जब उसको सामने लाया जाता और जब भी यही बताया जाता कि इसने उस लोहे की बेल से फांसी लगाता था, ये मारता था गले को घोट के, फिर टुकड़े करता था बॉडी के, फिर उनको उठाता था, फिर तेजाब के इस बॉक्स में डालता था और फिर बचे कुचे को रावी नदी में डालता था। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनके भी हर केस में पसीने आ जाते थे। वो भी बिल्कुल विचलित हो जाते थे। और जब पूरी सुनवाई हो गई तो जो जज थे अल्लाह बख्श, उन्होंने एक ऐसी सजा उसके लिए बोली जो उससे पहले पूरे संसार में, वर्ल्ड में कभी बोली नहीं गई थी। वो इतने विचलित हुए, इतने गुस्से हुए कि उन्होंने जावेद इकबाल के लिए सजा में क्या लिखा। उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल को 100 बार फांसी दी जाएगी। माने एक बार फांसी हो गई, ये मर गया, फिर इसको लटकाया जाएगा, फिर दोबारा लटकाया जाएगा, उतनी ही देर तक जब तक आदमी मरता है। ऐसा 100 बार होगा। 100 बार फांसी लगाने के बाद जावेद इकबाल के 100 टुकड़े किए जाएंगे और हर टुकड़े को उठा उठा करके तेजाब के बॉक्स में डाला जाएगा। ऑन रिकॉर्ड में आपको ये बता रहा हूं। तो जब उन्होंने सजा दे दी, क्योंकि जज का फरमान है, मानना तो था ही, लेकिन इसी बीच ये खबर जब बाहर गई, मीडिया में गई, तो ह्यूमन राइट्स वाले और अमेरिका और कई देशों ने इस पर आपत्ति उठाई और बहुत सारे देशों ने इसके लिए मना किया कि आप इस तरह की सजा नहीं दे सकते। और इस पर एक लंबी बहस चली और आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने इस बात का हवाला देते हुए
कि अल्लाह बख्श जो हमारे जज हैं, उन्होंने भावनाओं में बहकर इस तरह का दंड उसे दिया है, इस तरह के दंड को हम वापस लेते हैं और उसे मौत की सजा बिल्कुल सुनाई गई है। उसके बाद ये वापस ले लेते हैं उस जो सजा का प्रावधान उसके लिए किया था और बाद में उसे एक कोठरी में रख देते हैं। तो कहते हैं कि आखिरकार वो सजा का दिन भी जल्दी ही आ गया था, पनिशमेंट का। लेकिन जैसे ही वो पनिशमेंट वाला दिन था, माने 2 दिन बाद अगर आज से लगाएं तो फांसी के 2 दिन पहले अपनी कोठरी में उसको वो डेड मिला था, वो मर गया था पहले। उसका एक साथी ने आत्महत्या कर ली थी, 2 को पकड़ रखा था पुलिस ने, उनको भी पकड़ लिया था और वो मरा हुआ निकला था अपने उससे। और जब उसे जांचा भी तो कहते हैं उसकी बॉडी नीली पड़ी हुई थी। तो अनुमान यही लगाया गया था कि जेल में पहले उसे जहर दिया था और जहर दे करके उसे मारा था। लेकिन जो कमेटी बैठी जिसने ये जांच करी, उस कमेटी की ओर से ये बयान आया था कि उसकी जेल में आत्महत्या की थी, उसको किसी ने मारा नहीं था। और इस तरह से पाकिस्तान में 100 बच्चों के एक कातिल को पकड़ा जाता है, उसके बाद उसे सजा होती है, वो खुद सरेंडर करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर उसे सजा होती है और आखिरकार फांसी या मौत की सजा से पहले खुद ही वो आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पाकिस्तान के उस सीरियल किलर की। आशा है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, इसे लाइक जरूर करिए और हाँ, अगर हो सके तो अपने व्यूवर्स से मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने कमेंट मुझे जरूर भेजिए, ताकि आपके कमेंट जब मुझे सुनने को मिले, उनसे शायद ही मुझे कुछ ऐसा लगे कि मुझे कुछ और बताने की जरूरत है। और साथ साथ अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मैं आपका दोस्त के कल फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।